हाँ जी बच्चा लोग, वेलकम अगेन। तो करते करते बेटा कहाँ तक पहुंच चुके हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में? ओम्स लॉ तक। ठीक है, तो ओम्स लॉ हमने स्टार्ट करना है। इससे पहले आपने बेसिक्स क्या क्या कर लिए? करंट, चार्ज, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। राइट है। अगली बात क्या आ गई बेटा? ओम्स लॉ। तो भाई जो भी जहां पर भी कहां पर भी छोटी क्लास में, बड़ी क्लास में, 10वीं में, 12वीं में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेगा, तो भाई सबसे पहले नंबर पर उसको क्या पढ़ना पड़ेगा? ओम्स लॉ तो पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कहाँ से होती है? ओम्स लॉ से स्टार्ट होती है। मैकेनिक्स कहाँ से स्टार्ट होती है? आपकी मोशन मोशन वाला न्यूटन्स लॉ से स्टार्ट होती है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ओम्स लॉ से। तो बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इस चैप्टर में सबसे जरूरी चीज क्या आ रही है आपकी? ओम्स लॉ। ओम्स बेटा साइंटिस्ट का नाम था, पूरा नाम बुक में से पढ़ लेना। अभी फिलहाल ज्यादा फालतू बातें हम कर ही नहीं रहे हैं। तो बात किसकी चल रही है? ओम्स लॉ की। सीधा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे बात है, फालतू फालतू बात ही नहीं। सीधा एग्जाम में क्या आएगा उसमें है इस वक्त हम। ठीक है, रिवीजन मोड चल रही है। तो ओम्स लॉ की सबसे पहले नंबर पे बेटा आपको क्या याद होनी चाहिए? स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। पहले नंबर पर आपको क्या याद होनी चाहिए? इसकी स्टेटमेंट। तो एक बार बोल भी देता हूं, चलो लिख भी देता हूं कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। क्या बोला जी? इट स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, लिख लो एक बार, लिखा हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है। अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor, directly proportional to the current flowing through the conductor। तो ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा? हमारे पास अगर कोई कंडक्टर है और इसके अक्रॉस हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दिया बेटा? मेंटेन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, बिंदु लगा दिया बीच में। तो अगर बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके थ्रू कुछ करंट जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ये एंड पॉजिटिव पे एक एंड नेगेटिव है, तो कुछ ना कुछ बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ना। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जितना ज्यादा करंट चल रहा है मतलब उतना ही ज्यादा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये ओम्स लॉ की स्टेटमेंट। लेकिन बेटा इसमें एक और लाइन लिखूंगा, वो भी बड़ी जरूरी है, वो लिखनी है। उसके बिना ओम्स लॉ की स्टेटमेंट अधूरी मानी जाती है। So potential difference across the ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor, provided that, ये इसी का पार्ट है, provided that the physical conditions of the conductor and temperature remains constant। ये सबसे जरूरी बात कि फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन मतलब कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर की थिकनेस वगैरह में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, और इसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो मतलब ओम्स लॉ फेल हो सकता है, ओम्स लॉ की वैलिडिटी कम हो सकती है। तो बेटा ये जो भी लिखी है ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट है कंप्लीट ही लिखनी है। ठीक है जी, कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, अब बढ़ते हैं अगली बात पर कि ओम्स लॉ कहता है वी प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा? आई। ओके, मैथमेटिकल पार्ट पे बढ़ते हैं। कभी स्टेटमेंट आ जाती है तो स्टेटमेंट भी याद रखनी पड़ सकती है, कर लेना। अभी थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट पे चलते हैं। तो ओम्स लॉ कहता है बेटा वी प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर इज
ओके, तो कुल मिला के ओम्स लॉ कह रहा है अगर बेटा कंडक्टर है, उसके अक्रॉस बैटरी है, स्विच ऑन है, करंट आ चुका है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सबको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो तो क्या आ जाना चाहिए, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाना चाहिए। तो बेटा जी यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आने वाला है, जिसको किससे डिनोट करेंगे हम, R से डिनोट करेंगे। अब R को पहले लिखा, लेकिन अब इसकी बेइज्जती करते हुए इसको थोड़ा बाद में लिख देते हैं, क्योंकि फार्मूले में ही हमेशा बाद में ही लिखा जाता है। तो फार्मूला क्या बन गया, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, और कुछ ना है तो V इक्वल टू आई आर लिख के आ जाना। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट लंबी लगे, लिखी ना जा रही हो तो और कुछ नहीं तो V इक्वल टू आई आर लिख के आ जाना, कुछ ना कुछ नंबर दे देगा एग्जामिनर आपका। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो R बेटा यहाँ पर एज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन बड़ी ही काम की चीज है। R को हम कहेंगे बेटा यहाँ पर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो R इज टर्म्ड एज रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या चीज है, इस पे फोकस करें। यहां पे अभी तक तो R बेटा एज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया है, लेकिन आ गया तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अब इसी पे चलेगी कहानी सारी। ओम्स को भूल जाएंगे, रेजिस्टेंस पढ़ने लग जाएंगे। तो R क्या चीज है बेटा, इट इज नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब नाम से ही पता लग रहा है, ऑपोजिशन। भैया किसको ऑपोजिशन, ऑपोजिशन टू करंट या फ्लो ऑफ करंट। ओके, हर मटेरियल की अपनी टेंडेंसी होती है कि वो करंट को अपोज करे, राइट। कुछ ज्यादा अपोज कर लेते हैं, कुछ कम अपोज करते हैं। वो मटेरियल जो करंट को बहुत अपोज करते हैं हम कहेंगे उनका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जो कम अपोज करते हैं हम कहेंगे उनका रेजिस्टेंस कम है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली बेटा क्या है, इट इज प्रॉपर्टी टू अपोज करंट, या इट इज प्रॉपर्टी टू अपोज फ्लो ऑफ करंट। तो बेसिकली बेटा व्हाट इज रेजिस्टेंस, इट इज प्रॉपर्टी कह लो, एबिलिटी कह लो, कुछ भी कह लो, बस ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। ये मटेरियल की बेटा उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज के कारण आती है। किसी का रेजिस्टेंस कम होता है, किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। जो गुड कंडक्टर्स होंगे उनका रेजिस्टेंस कम होगा, जो बैड कंडक्टर्स होंगे बेटा उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, राइट है जी। तो आर क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब यहां पर आर को बेटा हमने क्या माना है, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लेकिन मैंने इसके साथ कंडीशन लगाई है कि आर कांस्टेंट तभी होगा अगर फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। इफ फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। तो आर रेजिस्टेंस है बेटा, यहां पे आर बेटा किसके इक्वल, वी बाय आई भी लिखा जा सकता है। करते हैं इसकी बात, लेकिन ओम्स लॉ की ना एक दूसरी स्टेटमेंट भी है, एक और स्टेटमेंट दी जाती है ओम्स लॉ की, वो भी सुन लो भाई। अभी अभी हमने बोला V इक्वल टू आई आर और R इज इक्वल टू वी बाय आई। आर ए कांस्टेंट है अंडर कुछ सम कंडीशन, ठीक है। तो ओम्स लॉ की एक अनदर स्टेटमेंट भी है, वो कहता है द रेशियो ऑफ V एंड I रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है, वहीं से बनी है कि रेशियो ऑफ V एंड I रिमेन्स कांस्टेंट। बात वही, इफ फिजिकल कंडीशन, ये तो बोलना ही पड़ेगा, इफ फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर and its temperature remain constant. If physical conditions of the conductor and its temperature remains constant, तो ये भी ओम्स लॉ, ठीक है। अब बात फिर वहीं पे
आर पे चलते हैं, आर इज इक्वल टू वी बाय आई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, इसकी यूनिट है बेटा बकायदा, वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? वोल्ट पर एम्पियर। देखो हो तो सकती है, ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर, लेकिन बेटा इसको वोल्ट पर एम्पियर बोलते नहीं है, इसकी एक स्पेशल यूनिट रख दी गई है, जो अपने ओम जी हैं जिनके नाम पर ये पूरा लॉ चल रहा है, तो उनकी इज्जत अफजाई के लिए इस यूनिट का नाम ही क्या रख दिया गया है? ओम। ठीक है जी। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है जी? ओम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। डिनोट इसको किससे करेंगे? इस सिंबल से करते हैं। सिंबल का नाम वैसे ओमेगा है, लेकिन ये इतना ज्यादा यहाँ पे यूज होता है, हम इसको ओम 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 ही करते रहते हैं। वैसे सिंबल का नाम ओमेगा है, बट रेजिस्टेंस से ये ज्यादा एसोसिएटेड रहता है, तो इसकी यूनिट है ये सिंबल ओमेगा, लेकिन इसको बेटा ज्यादा हम क्या बोलेंगे? ओम ही। वैसे सिंबल का नाम तो क्या है? जैसे अल्फा बीटा गामा थीटा ईटा रीटा होते हैं ना, इसका नाम क्या है? ओमेगा। ओके। तो रेजिस्टेंस, अब हम किस पे फोकस करने जा रहे हैं बेटा? टोटली रेजिस्टेंस पे फोकस करने जा रहे हैं। तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट याद रख लेना, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, बहुत ही जरूरी चीज, उस पे बेस क्वेश्चन बनते ही रहेंगे। V इक्वल टू आई आर, बड़ा ही काम का फार्मूला। देखो फार्मूले पे फार्मूले आ रहे हैं स्टार्टिंग से, देखो करंट का फार्मूला आया, चार्ज का फार्मूला आया, पोटेंशियल का फार्मूला आया, पोटेंशियल डिफरेंस का आ गया, अब किसका आ गया? रेजिस्टेंस का, और ओम्स लॉ वाली एक्सप्रेशन आ गई। ठीक है, V इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस निकालना हो तो भी यही लगेगा, करंट निकालना हो तो भी यही लगेगा, वोल्टेज निकालनी हो तो भी यही लगेगा। V इज इक्वल टू आई आर, तीन चीजों की इन्वॉल्वमेंट है। ओके, तो एक बार फिर से, व्हाट इज रेजिस्टेंस बेटा? इट इज द opposition to flow of current offered by the material through which offered by the material through which current is flowing. It is opposition to the flow of current offered by the material through which current is flowing. ठीक है जी। ओके, अगली जरूरी बात, आर से नोट करते हैं, यूनिट इसकी ओम होती है, वो तो चलो लिख लिया। अगली जरूरी बात, हेडिंग डाल लेना, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड। ठीक है जी। तो अगली हेडिंग है अपनी, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। फैक्टर्स ऑन विच, ये मिटाई देते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन तो हो ही गई है, ये मिटा देते हैं, जगह बन जाएगी। फिर उसके बाद बढ़िया से करते हैं, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग द, ध्यान देना भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो बेटा पहली बात, जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करतेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। जितनी कंडक्टर की, ये कंडक्टर है मान लो, कंडक्टर देखो वैसे तो होता है पतला, ठीक है, ये वायर है। अगर मैं इसको बेटा मैग्नीफाई कर दूं, मान लो यहां से मैंने इसको जूम कर दिया, तो ये कंडक्टर है ऐसा, जूम करके ये ऐसे देखो। ठीक है, ये जो पतली सी थिकनेस थी वो ये हो गई हुई है, ये ओवरऑल इसकी क्या है? लेंथ है। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए से डिनोट करें इस एरिया को बेटा, ये जो एरिया बना ना दिस वन, इसी को क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। मान लो ये क्या है जी? हमारा एक
कंडक्टर है, ठीक है, ये जो बोतल है मैग्नीफाई कर दिया, ये कंडक्टर है, वायर है, मोटी होगी, ये इसकी लेंथ हो गई, और ये जो इसका एरिया ना दिस वन, ये इसमें से करंट ने फ्लो होकर जाना है। ये जितना ज्यादा होगा उतना ही रास्ता ज्यादा मिलेगा, करंट आसानी से चले जाएगा। ये जितना कम होगा उतना करंट कम जाएगा, यानी उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बेटा कंबाइन कर दो तो ये बन जाएगा आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। ओके, तो दो बातें तो यहीं आ गई। तीसरी बात, ये पहला फैक्टर था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दूसरा फैक्टर था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तीसरी बात बेटा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। मतलब ये जो कंडक्टर है किस चीज का बना हुआ है? भाई ये प्लास्टिक का बना है कि मेटल का बना है? प्लास्टिक का बना होगा तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, फ्लो ही नहीं होने देगा करंट। मेटल का बना हो तो कम रेजिस्टेंस होगा, करंट बढ़िया से इसमें से क्या करता रहेगा, फ्लो होता रहेगा। अच्छा मेटल है तो मेटल में कौन सा मेटल है? कॉपर है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। अगर कोई और मटेरियल है, मान लो आयरन है, तो कॉपर के कंपैरिजन में उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सिल्वर होगा तो और कम हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो डिपेंड करता है बेटा किस चीज का बना हुआ है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। चौथी चीज भी है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, यानी कि कैपिटल टी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा कंडक्टर का, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस होगा। तो आप देखो ध्यान से, अगर कभी कोई पूछ ले कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो रट लो 1 2 3 4, 4 फैक्टर। पहले तो माइंड में क्या फिट कर लो, 4 फैक्टर्स। पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि थिकनेस, तीसरा बेटा नेचर ऑफ द मटेरियल, और चौथा क्या बेटा, टेम्परेचर। 4 चीजों पे डिपेंड करता है किसी भी चीज का रेजिस्टेंस। ओके जी, तो क्या याद किया जी, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स, राइट है जी। अब अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू कर दूं तो बेटा आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो को कांस्टेंट आना चाहिए। यहां पर जो कांस्टेंट आता है उसको हमने किससे डिनोट कर लेना है, एक सिंबल रो से डिनोट करना है। किससे डिनोट करना है, रो। बेटा फिर वही बात, ये सिंबल है, इस सिंबल का नाम क्या है, रो। कभी ये डेंसिटी को डिनोट करने में आता था 9th क्लास में, अब ये रेजिस्टिविटी को डिनोट करने में आ रहा है। इस चैप्टर में सिंबल का नाम, सिंबल का मीनिंग रेजिस्टिविटी है, किसी और चैप्टर में कुछ और भी मीनिंग हो सकता है। सिंबल का नाम तो रो है, लेकिन यहां बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा 4 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था। प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा के बीच में एक नई चीज आ गई, रो। रो क्या चीज है, रेजिस्टिविटी। तो मेरा फार्मूला ओवरऑल बेटा रेजिस्टेंस का क्या बन गया, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, याद हो जाएगा। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, एल बेटा इसकी लेंथ, ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो बेसिकली थिकनेस बताता है। ओके, अब जो आपका बेटा एल है ना, एल सॉरी रो, ये इन तीसरे और चौथे फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक ये डिपेंड करता है नेचर पर, और एक किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नेचर पर और टेम्परेचर पर, दो चीजों पर। किस चीज का बना हुआ है, अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, अलग अलग। अब लेंथ तो कई मटेरियल्स की सेम हो सकती है, फर्क कहां पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है रेजिस्टिविटी में। ठीक है, अलग अलग मटेरियल्स की बेटा रेजिस्टिविटी क्या होती है, अलग होती है। गुड कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होती है, बैड कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। और तीसरा ये किस पे डिपेंड करता है, दूसरा टेम्परेचर पर। तो कुल मिला के रेजिस्टेंस बेटा 4 फैक्टर पे डिपेंड कर गया कि नहीं कर गया, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे जो डायरेक्टली करता है, और किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक किस पे डिपेंड करती है, किस चीज का बना हुआ मटेरियल, नेचर पर, और दूसरा किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। ठीक है जी, कॉपर है, कॉपर की 2 वायर है, 2 कॉपर की वायर, दोनों की लेंथ सेम, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, तो लेंथ भी सेम हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम हो गया। और ऊपर से कॉपर है तो कॉपर भी क्या हो गया,
सेम हो गया, लेकिन बेटा लेंथ भी सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शन भी सेम है, नेचर भी सेम है, सेम मटेरियल है, बट अगर दोनों के टेम्परेचर अलग अलग हो गए तो रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर चेंज होने से नेचर ही चेंज हो जाता है। तो टेम्परेचर चेंज द नेचर, यानी इसलिए रेजिस्टिविटी में क्या फर्क जाता है, फर्क पड़ जाता है। तो कुल मिलाकर आपने रेजिस्टेंस के बारे में कोई पूछे तो 4 फैक्टर बताने, कौन कौन सा? लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोर द लेंथ मोर द रेजिस्टेंस, area of cross section inversely proportional, more the area of cross section lesser will be the resistance, third one the nature of the material किसकी बनी हुई है, fourth one the temperature directly proportional to temperature। तो resistance तो डिपेंड कर गया 4 फैक्टर पर। अब आते हैं किस पे, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, बताना है। पहले नंबर पर मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, और दूसरे नंबर पर उस मटेरियल का टेम्परेचर। ठीक है जी, तो दिस वाज अबाउट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस की यूनिट ओ, राइट है। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट भी होगी फिर। तो अपने पास रेजिस्टिविटी की हमने बात कर ही ली। आर किसके इक्वल है मेरे भाई, आर है रोला, आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए। ठीक है जी, यहां से बेटा अगर मुझे रेजिस्टिविटी डिफाइन करनी हो तो आर ए बाय एल बन जाएगा, घुमाओ ऊपर चले गया, आर ए डिवाइडेड बाय एल। तो रो किसके इक्वल हो गया जी, आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल हो गया। ओके, अब बेटा रेजिस्टिविटी कई बार डिफाइन करने के लिए भी आ जाता है। अच्छा, रेजिस्टिविटी का एक दूसरा नाम भी है मेरे भाई, रेजिस्टिविटी इज आल्सो नोन एज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल। ठीक है जी, इट इज आल्सो टर्म्ड एज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, तो इट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, तो रेजिस्टिविटी बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, यहां से इसकी डेफिनेशन निकलने जा रही है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनना, इसकी एक डेफिनेशन तो मैंने बनाई कि रेजिस्टिविटी इज, डेफिनेशन आ जाती है, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ। ठीक है जी, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ। ओके, दूसरा इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मैं एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दूं, लेंथ 1 मीटर कर दें, तो रो किसके इक्वल हो गया, आर के। तो कई बार इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। कैसे, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर लेंथ। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ। ठीक है जी, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। राइट है जी, तो दोनों में से कोई भी डेफिनेशन, अब देखो डेफिनेशन आ जाती है, कर लेनी चाहिए। ये रेजिस्टिविटी की बात, रो से नोट करना, ये फार्मूला है। बाकी इसकी बेटा यूनिट भी निकलेगी। यूनिट कैसे निकल जाएगी, रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय एल है बेटा। आर की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, एल की यूनिट मीटर, मीटर ने मीटर को काटा, ओम मीटर, ये इसकी क्या होगी, यूनिट होगी। ठीक है जी, तो रो यानी रेजिस्टिविटी, यूनिट भी याद रखनी है, मतलब सब कुछ आ सकता है, कहीं पे भी बेटा क्वेश्चन वोश्चन बन सकता। ठीक है जी, सो क्या किया जी अभी अभी हमने, कंसेप्ट ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है जी, ओम्स लॉ में उसकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, और उसके बाद बेटा बीच में क्या इंट्रोड्यूस हो गया, रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो गया।
रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है वो भी आ गया, उसके बाद रेजिस्टिविटी भी इंट्रोड्यूस हो गई। तो 3 बैक टू बैक फार्मूलाज आपको यहां मिल गए हैं बेटा। कौन कौन सा? सबसे पहले V इज इक्वल टू आई आर, देखो फार्मूले पे फार्मूले आ रहे हैं, V इज इक्वल टू आई आर आ गया। उसके बाद बेटा R इज इक्वल टू रो एल बाय ए आ गया, और यहां फिर रेजिस्टिविटी का आर ए बाय एल, ठीक है, वो तो खैर ये दोनों एक ही बात है। तो एक बेटा ये चीज, एक बेटा ये चीज, दो बातें आ गई, ठीक है जी। तो अब फिर से वही बात कि लंबा खींचने की बजाय आपके वीडियोस हमने छोटे रखे हैं, ठीक है, मतलब 25 to 30 मिनट्स के रखे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा कंसंट्रेशन आप बना भी नहीं सकते हो, बनानी भी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप छोटे छोटे वीडियोस लिखो, लेकिन कंटिन्यूटी में सारे देख लें, ठीक है जी। तो अभी ओम्स लॉ को रिवाइज करो, इसके बाद बेटा इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के करेंगे, हम इधर उधर से फालतू कर ही नहीं रहे। तो इसके बाद एनसीईआरटी के ही अगले कुछ न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, उसको कवर अप करते हैं। तो आप अपना फिर अगेन पियो चाय वाय पानी वानी और थोड़ा सा इसको रिवाइज करो। उसके बाद किस पे आ रहे हैं हम? क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। कंटिन्यूटी बनाए रखना, ठीक है भाई, आ रहे हैं थोड़ी देर।